गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज 14 अक्टूबर है। लास्ट क्लास में हमने सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। आपको उन्हें नोटबुक के अंदर लिखना भी है और अपने व्यूज़ भी बढ़ाने हैं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि आखिर डेमोक्रेसी किस तरीके से अपने काम को करती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र के अंदर किस तरीके से समानता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारतीय संविधान हर एक व्यक्ति को समान मानता है। देखो, इस लाइन का मतलब क्या है कि जितने भी भारतीय व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, अमीर हो या गरीब हो, भारतीय संविधान हर एक पर्सन को इक्वल मानता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, मेल एंड फीमेल फ्रॉम ऑल कास्टेज, रिलीजन्स, ट्राइब्स एंड बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे किसी भी धर्म या जाति के महिला या पुरुष हो, किसी भी जनजाति की महिला या पुरुष हो, या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड की महिला या पुरुष हो, उन्हें भारतीय संविधान ने समान दर्जा दिया हुआ है। इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, भारत के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को माना जाता है, मतलब समानता के सिद्धांत को माना जाता है। द रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, समानता की मान्यता में संविधान में कुछ प्रोविजंस शामिल है, कुछ प्रावधान शामिल है। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, पहला प्रावधान ये है कि कानून के सामने हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, कानून की नज़र में वे सब क्या हैं, समान हैं। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके पैदा होने के स्थान के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वेरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, मार्केट्स एक्सेट्रा, हर एक धर्म जाति के व्यक्ति हर एक पब्लिक प्लेस का, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, मार्केट हो, उनका समान तरीके से उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, छुआछूत जो है, छुआछूत का मतलब जो जातियों से या धर्म से रिलेटेड जो छुआछूत है, उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटीज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटीज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार इस बात की गारंटी देती है कि उनके पास दो ऐसे तरीके हैं कि अगर उन तरीक़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए संविधान के अंदर तो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। इट इज़ फर्स्ट, उन दो तरीक़ों में पहला है इट इज़ फर्स्ट थ्रो लॉज एंड सेकंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्रामर्स। एक तो है कि हम कानून के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, और दूसरा है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिनकी वजह से समाज के हाशिए से जो पिछड़े हुए व्यक्ति जो हैं, जनजाति वर्ग के व्यक्ति जो हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा के अंदर लेकर आया जा सके। इन एडिशन द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। इन एडिशन द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स, बहुत वर्षों से सरकार ने बहुत अलग अलग नीतियाँ बनाई है जिनकी वजह से जिन भी व्यक्तियों के साथ सदियों से असमानता का भाव, जिन भी व्यक्तियों के साथ सदियों से असमानता की जा रही है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, उन सबको ख़त्म करने के लिए सरकार विभिन्न वर्षों से अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग नीतियों को लेकर आ रही है, जिनकी वजह से इन समुदायों की, जिनके साथ भेदभाव होता आ रहा है, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट है इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार।
For about 2 centuries, people continued their struggle for the rule of law. लगभग 2 शताब्दियों तक लोगों ने कानून के शासन के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। मतलब लगभग 2 सालों तक, 2 वर्षों तक व्यक्तियों ने क्या किया कि वो ये चाहते थे कि हमारे पर कौन राज करे, कानून राज करे। मतलब इन देशों हमारे पास भी क्या हो, लॉ हो, ताकि हम उस लॉ का सही तरीके से यूज़ कर सकें। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ओनली मैन वर गिवन द राइट टू वोट। एक समय ऐसा था जहाँ पर सिर्फ पुरुषों को ही ये अधिकार था कि वे वोट दे सकें। इट वॉज कॉल्ड मैनहुड सफरेज, जिसको मैनहुड सफरेज के नाम से जाना जाता था। द स्लोगन वॉज पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। और उसका स्लोगन क्या था, राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय। लेकिन इनमें क्या होता था, सिर्फ पुरुष ही क्या कर सकते थे, अपना मतदान दे सकते थे। वन ऑफ द मेजर डिमांड्स वॉज द राइट टू वोट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन। एक जो इनकी मेजर डिमांड थी, इन व्यक्तियों की मेजर डिमांड क्या थी कि हर एक नागरिक को क्या दिया जाए, ये अधिकार दिया जाए कि वे अपना मतदान दे सकें। इनिशियली द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड बट इट रिमेन्ड लिमिटेड टू सर्टन सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स एंड वॉज नॉट ग्रांटेड टू एवरी एडल्ट सिटीजन एज डिमांडेड। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे इस चीज़ के लिए डिमांड की गई कि हर एक एडल्ट सिटीज़न को वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो क्या हुआ कि ये राइट टू वोट जो है वो ग्रांट हुआ। मतलब व्यक्तियों को राइट टू वोट ग्रांट हुआ, लेकिन सिर्फ ये समाज के लिमिटेड सेक्शंस के व्यक्तियों को ही ग्रांट हुआ। ठीक है, समाज के लिमिटेड सेक्शंस के, लिमिटेड वर्ग के व्यक्तियों को, चाहे वो लिमिटेड वर्ग किसी भी जाति या धर्म से हो, उन्हें ही ये राइट टू वोट क्या हुआ, ग्रांट हुआ। एंड वॉज नॉट ग्रांटेड टू एवरी एडल्ट सिटीजन एज डिमांडेड। और ये डिमांड किया गया था कि हर एक एडल्ट सिटीजन को ये अधिकार दिया जाए, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ समाज के कुछ एक वर्ग को ही ये अधिकार दिया गया। In the 19th century, the demand rose for universal adult franchise. 19वीं शताब्दी में ये डिमांड और बढ़ी और इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। The 20th century saw real democracy coming into being when most of the democracies allowed universal adult franchise. The 20th century saw 20वीं शताब्दी ने ही रियल डेमोक्रेसी को देखा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए मांग करने लग गया। मतलब 20वीं शताब्दी में हर एक व्यक्ति ने क्या किया कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि हम जितने भी एडल्ट व्यक्ति हैं उन सबको क्या दिया, उन सबको ये अधिकार दिया जाए कि वे भी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है प्रजा का तंत्र, और प्रजा अपना तंत्र किसके द्वारा चलाएगी, प्रजा अपने में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, और वो रिप्रेजेंटेटिव ही पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ बनकर काम करेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, भारत के अंदर कैसे वयस्क मताधिकार आया उसके बारे में देखिए। Indian Constituent Assembly took a bold and courageous step by giving all the adult citizens the right to vote. भारतीय संवैधानिक सभा ने एक बहुत साहसपूर्ण कार्य किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये आदेश निकाल दिया कि भारत के अंदर जितने भी एडल्ट व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी जेंडर से हो, उन सबको वोट देने का अधिकार होगा। When India adopted the universal adult franchise in 1950, जब 1950 में भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया, द एज फॉर वोटिंग वॉज फिक्स्ड एट 25 ईयर्स। तो उस समय वोटिंग की एज कितनी दी गई थी, 25 ईयर्स। मतलब उस समय ये बताया गया था कि 25 ईयर्स का व्यक्ति एडल्ट माना जाएगा और उसे ही वोट देने का अधिकार होगा। बट द लेट राजीव गांधी रिड्यूस द एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 25 ईयर्स टू 18 ईयर्स। लेकिन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस वोटिंग एज को 25 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। टुडे
एनी इंडियन irrespective ऑफ सेक्स, कास्ट, स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज और कलर कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट टू वोट इफ़ ही और शी हैज़ अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज। आज वर्तमान में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी स्टेटस से हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी कलर का हो, वह अपने वोट का अधिकार अपने पास रखता है और अगर उसकी उम्र 18 वर्ष की है तो वह मतदान या वोट दे सकता है। द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये जो सिस्टम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, इसका सिद्धांत क्या है? एक पर्सन का एक वोट होगा और उस एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है क्लास, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसका एक ही वोट लगना है और चाहे अमीर व्यक्ति ने वोट दिया हो चाहे गरीब व्यक्ति ने दिया हो, उनके वोट की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सेम ही मानी जाएगी। तो क्लास 7th आज 14 अक्टूबर को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।